स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी साइंस क्लासेज। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th विज्ञान के अर्धवार्षिक पेपर का सॉल्यूशन। आपका पेपर हो चुका है। अब आपको देखना है कि आपके नंबर कितने बैठ रहे हैं। यदि इससे पहले आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अब चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यह आपका कक्षा 10th अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 कौन सा है 2024-25 जो आपका दिसंबर में अभी हुआ है। ठीक है। अब आप अगर पूर्णांक की बात करें तो पूर्णांक कितने का था 70 का। और टाइम की बात करें तो टाइम था आपका 3 घंटे 15 मिनट। टोटल प्रश्नों की संख्या थी 23 और कुल प्रश्न कितने थे 4। ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है इसमें हमारा, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। इसमें सबसे पहला आता है ए ऑप्शन है आपके पास घास, गेहूँ, आम। दूसरा ऑप्शन है आपके पास घास, बकरी, मानव। तीसरा है बकरी, गाय, हाथी। चौथा ऑप्शन है घास, मछली और बकरी। ठीक है। अब इसमें से आपको देखना था आहार श्रृंखला का निर्माण किस ऑप्शन में हो रहा है। तो हमें आहार श्रृंखला की परिभाषा पता होनी चाहिए। आहार श्रृंखला की परिभाषा होती है एक ऐसी श्रृंखला जिसमें जीव अपने आगे वाले जीव को या अपने किसी जीव को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करता है, उसे कहते हैं आहार श्रृंखला। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, आहार का मतलब होता है भोजन। ठीक है। अब देख सकते हैं आप घास है, घास को क्या गेहूँ खा सकता है, नहीं खा सकता। तो ये यहीं पर ख़त्म होती है, आहार श्रृंखला नहीं हो सकती। अब देखें आप बकरी, बकरी को गाय खा सकती है क्या, नहीं खा सकती। और यह भी नहीं हो सकती। और उसके बाद देखो घास, क्या मछली घास खाती है, नहीं खाती ना, नहीं खाती। तो ये भी आहार श्रृंखला नहीं हो सकती। अब देखिए ऑप्शन नंबर बी कि जो घास है उसको कौन खाती है, बकरी। और बकरी को कौन खा सकता है, मानव खा सकता है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। यानी घास, बकरी और मानव मिलकर क्या करते हैं, एक आहार श्रृंखला का निर्माण। दूसरा क्वेश्चन हमारा, लघु पतन के समय परपथ में विद्युत धारा का मान। लघु पतन यानी शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट कब होता है। ऑप्शन नंबर ए आपके पास बहुत कम हो जाता हो तब। ऑप्शन नंबर ए बी है आपके पास परिवर्तित नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी आपके बहुत अधिक बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर डी है निरंतर परिवर्तित होता रहता है। देखिए अगर शॉर्ट सर्किट होने का मतलब है अचानक से विद्युत धारा का मान बढ़ जाना। क्या हो जाना, विद्युत धारा का मान बढ़ जाना। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका कि जो विद्युत धारा है परिपथ में क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है। प्रश्न नंबर 3 की बात करें हम तो चित्र में दिए दर्शाए अनुसार कोई इलेक्ट्रॉन किस चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है। कैसे लंबवत, मतलब 90 डिग्री के एंगल पर। किस पर प्रवेश कर रहा है, 90 डिग्री के एंगल पर। ठीक है। इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल की दिशा क्या है। अब देखो इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता चलेगा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। कौन से नियम से, बाएं हाथ के नियम से। ठीक है, बाएं हाथ के नियम से। अब पता कैसे चलेगा, देखो आपको क्या करना है। अब आपको पता है जो इलेक्ट्रॉन की दिशा है और जो विद्युत धारा की दिशा है, इलेक्ट्रॉन की दिशा और विद्युत धारा की दिशा क्या होती है, एक दूसरे के विपरीत। लेकिन आपने फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अंदर पढ़ा था कि जो आपकी तर्जनी अंगुली है वो तो क्या दिखाती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। और जो आपका अंगूठा है वो क्या दिखाता है, विद्युत बल की दिशा को या चुंबकीय बल की दिशा को। और जो आपकी मध्यमा अंगुली है वो क्या दिखाती है, विद्युत धारा की दिशा को। अगर आप इस क्वेश्चन के अंदर बाएं हाथ के नियम को लगाओगे तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, कागज में भीतर की ओर। यानी कागज में भीतर की ओर आपकी मध्यमा अंगुली जाएगी, उधर ही क्या होगी, विद्युत बल की दिशा। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता। इसके क्वेश्चन के कहने का मतलब है कि इन चारों सूत्रों में से कौन सा सूत्र शक्ति का नहीं है। देखो आपने पढ़ा होगा P बराबर, एक तो होता है VI, दूसरा होता है आपका P बराबर I²R और तीसरा होता है आपका P बराबर V²R। तो आप देख सकते हैं कौन कौन से ऑप्शन में, देखो P बराबर VI कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, सी ऑप्शन में, यानी ये होता है शक्ति का सूत्र। P बराबर I²R ये कौन से ऑप्शन में, ए ऑप्शन है, ये भी शक्ति का सूत्र होता है। अब P बराबर V²/R ये कौन से ऑप्शन में, डी ऑप्शन है, यानी ये तीनों तो शक्ति के सूत्र होते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी I²R ऐसा कोई भी शक्ति का सूत्र नहीं होता है।
तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी आई स्क्वायर आर है वो क्या है? शक्ति को प्रदर्शित नहीं कर रहा है। ठीक है, अब देखो, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोली लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर हैं, तो दर्पण तथा लेंस संभवतः हैं। अब देखो, कोई भी हो, अब आप देख सकते हैं ये तो होता है आपका उत्तल। ठीक है, अब लेकिन अवतल लेंस की बात करें, देखो ये अवतल दर्पण की बात करें तो ऐसे पॉलिश कर दो पीछे, ये होता है अवतल दर्पण आपका। ठीक है, अब दूसरा अवतल लेंस की बात करें अगर आप, तो अवतल लेंस की बात करें तो इसका मेन फोकस इधर ही होता है ना, तो यहाँ पर इसका मेन फोकस इधर है, तो इसकी क्या हो जाएगी? ये फोकस दूरी भी माइनस, और अवतल लेंस अवतल दर्पण की भी फोकस दूरी माइनस, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? दोनों अवतल। क्या हो जाएगा? दोनों अवतल। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? द्विसंकरण में, द्विसंकरण किसे कहते हैं? यानी ऐसा संकट जिसमें दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है उसे कहते हैं द्विसंकरण। ठीक है, अब द्विसंकरण में कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई किसको निरूपित करता है? अब आपको पता है कैपिटल आर क्या है? प्रभावी, और स्मॉल आर क्या है? अप्रभावी। देखो, कैपिटल आर से हम क्या लिखते हैं? गोल। स्मॉल आर से क्या लिखते हैं? झुर्रीदार। कैपिटल वाई से क्या लिखते हैं हम? पीले। और स्मॉल वाई से क्या लिखते हैं हम? हरे। ठीक है, तो अब आपको पता है कि जहाँ पर प्रभावी लक्षण होता है वहाँ पर अप्रभावी की बात नहीं चलती। ठीक है, तो प्रभावी कौन है? बड़ा आर। अब बड़ा आर क्या होता है? बड़े आर को क्या लिखते हैं हम? बड़े आर को लिखते हैं पीला। क्या लिखते हैं? सॉरी, क्या लिखते हैं? गोल। बड़े आर को क्या लिखते हैं हम? गोल। ठीक है, अब उसी के साथ बड़ा वाई भी दिया हुआ है तो इसको हम लिखते हैं पीला। तो इस क्वेश्चन में देख सकते हैं आप, इस क्वेश्चन में आपको ऑप्शन चेक करना है कि गोल और पीला किसमें दिया हुआ है। देखो, ऑप्शन नंबर ए की बात करें, गोल और पीले बीज। ऑप्शन नंबर बी, गोल और हरे बीज। ऑप्शन नंबर सी, झुर्रीदार और पीले बीज। ऑप्शन नंबर डी, झुर्रीदार और हरे बीज। आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी गोल और पीले बीज। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, मनुष्य में वृक्क के तंत्र का भाग है जो संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए है आपके पास पोषण। ऑप्शन नंबर बी है आपके पास श्वसन। ऑप्शन नंबर सी है उत्सर्जन। ऑप्शन नंबर डी है परिवहन। ठीक है, अगर हम बात करें पोषण की, तो पोषण आपका संबंधित किससे? पाचन से। किससे है? पाचन तंत्र से या पाचन से। ठीक है, अगर बात करें श्वसन की तो इससे संबंधित कौन है? फेफड़े। कौन है? फेफड़े। उत्सर्जन की बात करें तो इसका क्या है? वृक्क। इसके संबंधित कौन है? वृक्क। और परिवहन की बात करें तो परिवहन से संबंधित कौन है? हृदय। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी जो वृक्क है वो किससे संबंधित है? उत्सर्जन से। किससे है? उत्सर्जन से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन कौन सा है कि ब्यूटेनॉन एक चतुर कार्बन यौगिक है। चतुर मतलब चार कार्बन यौगिक है। चतुर मतलब चार। ब्यूटेनॉन है वो कितना कार्बन यौगिक है? चार। वैसे ही भी आपको पता है ब्यूट कब आता है? जब चार कार्बन होते हैं, जिसका प्रकार्यात्मक समूह है। अब देखो, ब्यूटेनॉन आपको एक IUPAC नाम दिया गया है। अब आपको ये पूछ रहा है कि इसमें कौन सा प्रकार्यात्मक समूह उपस्थित है। देखो, अगर कार्बोक्जिलिक होता इसमें तो लास्ट में आता OH। क्या आता? OH। ठीक है, क्योंकि कार्बोक्जिलिक का क्या होता है? OH अम्ल। अगर एल्डिहाइड है तो लास्ट में क्या आता? अल। और कीटोन है तो लास्ट में क्या आता है? ऑन। क्या आता है? ऑन। एल्कोहल है तो अब क्या आता है? ऑल। ठीक है, अब क्या दिया गया है लास्ट में? देखो, लास्ट में दिया क्या गया है? ऑन। क्या दिया गया है? ऑन। तो इस ब्यूटेनॉन के अंदर कौन सा प्रकारात्मक समूह हो जाएगा? कीटोन, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन है, कोई विलेन लाल लिटमस को नीला कर देता है। क्या कर देता है? लाल लिटमस को नीला। इसका pH संभवतः क्या होगा? देखो, अब आपको पता है हमने दो पढ़े थे, दो पदार्थ पढ़े थे मुख्य रूप से, अम्ल और क्षारक। क्या पढ़े थे? अम्ल और क्षारक। ठीक है, अगर हम अम्ल की बात करें तो ये तो क्या करता है? नीले लिटमस को लाल करता है। नीले को क्या कर देता है? लाल। ठीक है, अगर ये क्षार है यानी क्षारक है तो ये क्या करेगा? लाल को नीला कर देगा। क्या कर देगा? लाल को नीला। ठीक है, अब लाल को नीला कर रहा है, इसमें क्या देगा? तो लाल इसमें से किस में चेंज हो रहा है? नीले में। अब आपको पता है क्या होगा? ये क्षार। लेकिन इसमें डायरेक्ट आंसर नहीं पूछा गया, इसको pH पूछी गई है। क्या पूछी गई? pH। अब आपको पता है कि जो pH है वो क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन 7। ग्रेटर देन 7 होनी चाहिए pH, यानी 7 से ज़्यादा होनी चाहिए अगर क्षार है तो। अब आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन के ऑप्शंस में 7 से ज़्यादा pH किस ऑप्शन है वही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब देखो, एक ऑप्शन नंबर ए में क्या है? 1 है।
ऑप्शन नंबर बी में क्या है 4 है, ऑप्शन नंबर सी में क्या है 5 है, ऑप्शन नंबर डी में क्या है 10। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर 10, यानी पीएच की कितनी होगी उसकी 10। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी फिल इन द ब्लैंक्स। पहला क्वेश्चन है रिक्त स्थान में आपका CH3। अब देखो ये क्या होता है CH यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जैसे रसायनों ने ओजोन परतों को नुकसान पहुंचाया है, जो कि सूर्य से आने वाली खाली जगह विकिरण से सुरक्षा प्रदान करती है। तो इस खाली जगह में क्या आएगा आपका पराबैंगनी विकिरण। क्या आएगा पराबैंगनी विकिरण, जिनमें आपको शॉर्ट में लिख सकते हैं यूवी रेज। क्या होता है यूवी रेज। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यानी अगली खाली जगह आपकी कौन सी। किसी चुंबक के चारों ओर एक खाली जगह होता है जिसमें उस चुंबक के बल का संसूचन किया जाता है। क्या होता है चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र। चुंबक का क्या होगा चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो इस खाली जगह में क्या आ जाएगा चुंबकीय क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है आपके, यानी अगली खाली जगह में क्या विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक। क्या है विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक। तो इसको पता है आपको क्या होता है विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक एम्पियर। क्या होता है एम्पियर। ठीक है, अगली खाली जगह आपकी कौन सी श्वेत प्रकाश का इसके अवयवी वर्णों में विभाजन, यानी श्वेत प्रकाश यानी प्रकाश आ रहा है उसके अपने जितने रंगों से मिलकर बना है उसके उतने रंगों में टूट जाना क्या कहलाता है प्रकाश का विक्षेपण। क्या कहलाता है विभाजन का मतलब क्या होता है टूटना। तो प्रकाश का विभाजन या टूटना अपने अवयवी रंगों में क्या कहलाता है प्रकाश का विक्षेपण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। देखो ये संबंध आपको पूछा गया है कि R बराबर 2F। क्या पूछा गया R बराबर 2F, ये वाला संबंध है। इससे क्वेश्चन पूछा गया है आपको थ्योरी में बना के कि जो किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी यानी F उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी। देखो ये R के कितने के बराबर है 2 गुने के। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा 2 गुनी। कितनी गुनी होती है 2 गुनी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका मेंडल ने खाली जगह पौधे पर आनुवंशिकता का अध्ययन किया, यानी कौन से पौधे पर किया था मेंडल ने। तो कौन से पौधे पर किया था मटर के पौधे पर। किस पौधे पर किया था मटर के पौधे पर। इसका IUPAC इसका साइंटिफिक नेम क्या था पाइसम सेटाइवम। क्या था पाइसम सेटाइवम। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा मटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन कौन सा है अगला क्वेश्चन है लाल रक्त कोशिकाओं में उपस्थित वर्धक खाली जगह ऑक्सीजन में सहायक होता है, ऑक्सीजन परिवहन में सहायक होता है। देखो अब लाल रक्त कोशिका यानी RBC में कौन सा वर्धक उपस्थित होता है। तो आपको पता है HB। कौन सा HB यानी हीमोग्लोबिन। कौन सा हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं में उपस्थित होता है, जो कि आपका क्या एक श्वसन वर्धक है। क्या एक श्वसन वर्धक है। ठीक है, अब देखो ये क्या पूछा गया है। देखो कुछ इस प्रकार दिया गया है आपको, ये कुछ इस प्रकार। ठीक है, अब आप देख सकते हैं ये इस प्रकार दिया हुआ है आपको, एक ऊपर भी H लगा हुआ है। हाँ यही है नहीं है। ठीक है, अब देखो इसमें आपको पता करना है कि इसका IUPAC नाम क्या है। देखो अगर ये आपका कीटोन होता तो इसके दोनों तरफ कार्बन कार्बन वाले ग्रुप लगे होते। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड होता तो इसमें डबल O यानी एक ऑक्सीजन और होती। अब आप देख सकते हैं ये आपका कौन सा ग्रुप है एल्डिहाइड। देखो CH ऐसी तो बनाते हैं हम एल्डिहाइड, कैसे कुछ इस प्रकार बना होता है ना एल्डिहाइड, यानी यहाँ पर कोई R ग्रुप जोड़ दे हाइड्रोजन जोड़ दो तो यह जो ग्रुप है आपको कौन सा एल्डिहाइड ग्रुप। अब देखो अब आपको पता है कि एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए अपन क्या लिखते हैं अपन क्या लिखते हैं एक कार्बन के लिए मैथ। क्या लिखते हैं मैथ। अब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है फिर क्या लिखते हैं एन। ठीक है, अब क्रियात्मक समूह कौन सा है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का अनुलोम क्या होता है अल। तो नाम क्या बन जाएगा इसका मेथेनल। क्या बन जाएगा मेथेनल। क्या नाम बन गया मेथेनल। ठीक है, अब है अगला क्वेश्चन। इसका अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन क्या है कि कमरे के ताप पर धातु द्रव अवस्था में होती है, यानी कमरे के ताप पर ऐसी धातु का नाम लिखना है आपको इसके अंतर्गत कि ऐसी धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है। क्या किस में होती है द्रव अवस्था में होती है। ठीक है, तो क्या है कमरे के ताप पर कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है। अब आपको पता है इसका आंसर क्या होगा मरकरी। क्या होगा इस खाली जगह का आंसर क्या हो जाएगा मरकरी। ठीक है, यानी Hg। क्या हो जाएगा Hg। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका अपच का उपचार करने के लिए खाली जगह औषधि का उपयोग किया जाता है। तो इसमें आप खाने का सोडा लिख सकते थे, खाने का सोडा लिख सकते थे,
या एंटी एसिड लिख सकते थे, या मिल्क और मैग्नीशिया लिख सकते थे, कुछ भी लिख सकते थे। इसका आंसर है सही था, यानी क्या हो जाएगा इसका आंसर एंटासिड। या अब एंटासिड, या तो एंटासिड लिखते आप या फिर कोई भी एंटासिड का नाम, जैसे खाने का सोडा, मिल्क और मैग्नीशिया, कुछ भी लिख सकते थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है जैविक आवर्धन क्या है। यानी जो एक खाद्य श्रृंखला होती है, उस खाद्य श्रृंखला के अंतर्गत जो जीव होते हैं उनके शरीर में विषैले पदार्थों की मात्रा का बढ़ना क्या कहलाता है, जैविक आवर्धन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे द्वारा उत्पादित अजैव निम्नीकरण कचरे से उत्पन्न होने वाली एक समस्या का नाम। तो इस समस्या का नाम दिया हुआ है कि एनसीईआरटी के अंदर ओजोन परत का अपक्षय यानी नष्ट होना, ओजोन परत का अपक्षय यानी ओजोन परत का नष्ट होना अजैव निम्नीकरण कचरों से उत्पन्न होने वाली एक समस्या है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन क्या है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत धारावाही चालक पर आरोपित बल कब अधिकतम होता है। यानी अब आपको पूछा गया है कि कोई चुंबकीय क्षेत्र है, वहाँ पर सबसे अधिक बल कब लगेगा। तो देखो आपको एक सूत्र पता होना चाहिए कि F बराबर सूत्र होता है आपका VIL साइन थीटा। क्या होता है, VIL साइन थीटा। ठीक है। अब L क्या है, यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र है उसमें जो चुंबक है उसकी लंबाई, V क्या है चुंबकीय क्षेत्र, I क्या है धारा। ठीक है। अब थीटा जो चुंबकीय क्षेत्र और धारा के बीच बनने वाला कोण है। ठीक है। अगर थीटा का मान थीटा का मान 90 डिग्री होता है। अब आपको पता है 90 डिग्री का मतलब होता है एक दूसरे के लंबवत होना। क्या होता है, लंबवत होना। तो अगर चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत धारा एक दूसरे के लंबवत हैं तो वहां पर चुंबकीय बल का मान क्या होगा, अधिकतम। F क्या है, चुंबकीय बल। क्या हो जाएगा, चुंबकीय बल का मान अधिकतम। ठीक है। तो आपको इस क्वेश्चन के अंदर यही पूछा गया था कि चुंबकीय बल अधिकतम को होता है तो जब चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत धारा एक दूसरे के क्या होते हैं, लंबवत होते हैं, जब तब चुंबकीय क्षेत्र का मान अधिकतम होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी दिए गए चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र एक समान है, इसे निरूपित करने के लिए आरेख बनाइए। क्या करना था आपको, कुछ नहीं करना था, छड़ चुंबक लेनी थी और ऐसे करके बना देना था। जो आपके एनसीईआरटी के अंदर बना हुआ है ये बना देना था, बस आपको इस प्रकार कुछ बनाना था। ये था आपका इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन कौन सा है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक। अब आपको पता है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलॉम। क्या होता है, कूलॉम यानी C। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है विद्युत सेल के प्रतीक के रूप में निरूपित कीजिए। विद्युत सेल का प्रतीक के रूप में निरूपित करना है। तो क्या करना था आपको, कुछ नहीं करना था, इस प्रकार कुछ बनाना था, यहाँ प्लस ये और ये माइनस, ये था विद्युत सेल का प्रतीक। अगला क्वेश्चन है आपका, मानव में लिंग निर्धारण का केवल नामांकित चित्र बनाइए। इसमें क्या करना था, केवल मानव में लिंग निर्धारण का चित्र बनाना था जो कि आप एनसीईआरटी से देख सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, ऑक्सीकारक क्या है। यह क्वेश्चन बहुत से बच्चों को लगा होगा कि कोर्स से बाहर है। देखो एक एग्जांपल दे के बताता हूँ मैं आपको। अब एग्जांपल ध्यान से सुनना कि एक LIC बीमा एजेंट आता है। क्या आता है, LIC बीमा एजेंट आता है। ठीक है। एजेंट यानी कोई व्यक्ति, LIC बीमा का कोई व्यक्ति आता है आपका बीमा करने के लिए। ठीक है। ये हो आप। ठीक है। अब ये LIC बीमा वाला व्यक्ति आता है तो आपसे, आपके जो LIC कंपनी ऑफर देती है उनको बताता है और आपका बीमा करता है, ना कि अपना। ठीक है। अपना नहीं करता है, किसका करता है, दूसरे का। इसी प्रकार आपको पूछा गया ऑक्सीकारक क्या है, तो वे पदार्थ जो दूसरों का ऑक्सीकरण करवाते हैं, या आप ऐसे कहो वे पदार्थ जो दूसरों को ऑक्सीकरण हेतु ऑक्सीजन देते हैं, क्या कहलाते हैं, ऑक्सीकारक। फिर से सुने, यानी वे पदार्थ जो दूसरों का ऑक्सीकरण करवाते हैं ऑक्सीकारक कहलाते हैं। ठीक है। इस क्वेश्चन को इस प्रकार याद रखना है। अगला क्वेश्चन था आपका, अगला क्वेश्चन क्या था, अगला क्वेश्चन था आपका, जब कोई अम्ल किसी धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस उत्पन्न करता है। तो आपको पता है कौन सी गैस उत्पन्न करेगा, H2 यानी हाइड्रोजन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, शुद्ध जल का pH कितना होता है। तो pH कितना होगा शुद्ध जल का, यानी उदासीन होता है शुद्ध जल, तो कितना हो जाएगा pH 7। अगला क्वेश्चन, पीतल या तांबे के बर्तन दही खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए। अब देखो पीतल और तांबे के बर्तनों में अगर दही खट्टे पदार्थों को रखेंगे जो कि इनके रखने से विषैले पदार्थ बनेंगे जो हमारे लिए हानिकारक होंगे। अब हानिकारक रहेंगे, हम खाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे, हमारी तबीयत खराब हो जाएगी। इसलिए इनको
जो पीतल और तांबे के बर्तनों दही और खट्टे पदार्थों को नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर विषैले पदार्थ बनते हैं। अगला क्वेश्चन था आपका, रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर धातु अधातु में विभेद कीजिए। अब देखो, रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर जैसे कि धातु किसी के साथ अभिक्रिया करता है जो कि धातु नहीं करता है, धातु किसी के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देता है जबकि और अधातु के साथ नहीं देता है। तो इस प्रकार कुछ उदाहरण लिखने थे आपको, सॉरी अंतर लिखने थे, यानी विभेद का मतलब क्या होता है, अंतर। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, कार्बन और उसके यौगिकों का उपयोग अधिकतर ईंधन के रूप में क्यों किया जाता है। देखो, कार्बन और उसके यौगिकों का अधिकतर, एक तो ये हमारे प्रमुख ईंधन है और दूसरे यह वायुमंडल में बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं और जलने पर अच्छी ज्वाला देते हैं और उसमें ऊर्जा अधिक प्रदान करते हैं। एक बार इनको जलाने पर बार बार जलाने की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए कार्बन और उसके यौगिकों का अधिकतर अनुप्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन था आपका, पुष्प की अनुदैर्ध्य काटिका नामांकित चित्र बनाइए। क्या करना था, पुष्प की अनुदैर्ध्य काटिका नामांकित चित्र बनाना था। इस क्वेश्चन को भी आप एनसीईआरटी से देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन था आपका, द्विविखंडन और बहुविखंडन से किस प्रकार भिन्न है। देखो, द्विविखंडन के अंतर्गत क्या होता है कि कोई जीव एक जीव के दो खंड हो जाते हैं। द्विखंडन यानी दो खंड हो जाते हैं। जैसे अमीबा की बात करें, अगर बहुखंडन की बात करें तो इसमें एक जीव बहुत सारे खंडों में टूट जाता है। द्विखंडन के अंतर्गत तो दो खंड होते हैं, लेकिन बहुखंडन के अंतर्गत बहुत सारे खंड हो जाते हैं। ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें हम तो प्लाज्मोडियम, क्या एग्जाम्पल, प्लाज्मोडियम। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। अब आपको पता है तारे वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तक टिमटिमाते हैं। अब आपको देखो लगता क्या है, मान लो कि तारों के पास से प्रकाश हमारे पास आ रहा है तो वो बार बार परावर्तन होकर वायुमंडल से हमारी आंखों के पास आता है। अब जब तक वो हमारी आंखों के पास आता है तो तारे इतनी स्पीड से गति करते हैं कि हमें ऐसे लगता है कि तारे टिमटिमा रहे हैं, जबकि वो अपनी इधर उधर घूमते रहते हैं तेजी से। ठीक है। और इसका सीधा आंसर है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। और जो हम तारों के टिमटिमाने की स्थिति देखते हैं वो वास्तविक स्थिति नहीं होती है, क्या वो कौन सी स्थिति होती है, आभासी स्थिति। कैसी स्थिति होती है, आभासी स्थिति। ठीक है। अगला क्वेश्चन था आपका, 400 वाट अनुमत का कोई विद्युत रेफ्रिजरेटर 8 घंटे प्रतिदिन चलाया जाता है। यानी 400 वाट का कोई विद्युत रेफ्रिजरेटर है, एक दिन में 8 घंटे चलाया जा रहा है, तो 3 रुपये प्रति किलो वाट घंटे की दर से इसे 30 दिन चलाने के लिए ऊर्जा का मूल्य क्या होगा। ठीक है। अब आपको करना क्या था, पहले तो ये देखना था ये 30 दिन के अंतर्गत कितनी शक्ति खर्च करेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना था, 400 इंटू, अब कितने दिन चलाया, एक दिन में कितने घंटे चलाए, 8 इंटू 30। ठीक है। अब इस क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं तो देखो आपको 8 चौक 32, 8 इंटू 4 करोगे तो 32 इंटू 3 करोगे तो 96। ठीक है। अब 1 जीरो 2 जीरो और 3 जीरो कितना हो जाता, 3 जीरो, यानी 96,000 वाट। अब देखो आपको निकालना किसमें, किलो वाट घंटे की दर से पूछ रहे हैं ना। अगर किलो वाट घंटे की दर से निकालोगे तो इसमें किसका भाग दोगे, 1000 का। अब 1000 का भाग दोगे तो आंसर कितना आएगा आपका, 96 kWh, यानी किलो वाट घंटा। यानी ऊर्जा जो शक्ति है वो कितनी व्यय करेगा 30 दिन के अंदर, 96 किलो वाट घंटे। अब 96 किलो वाट घंटे की दर से जो एक महीने के अंदर यानी 30 दिन के अंदर शक्ति खर्च कर रहा है 96 kWh। अब एक यूनिट का पैसा, 1 kWh का पैसा कितना था, 3 रुपये। ठीक है। तो 96 का कितना हो जाएगा, 96 इंटू 3। तो इसका आंसर कितना आएगा, देखो 18 हासिल 1 3 27 1 28, यानी टोटल एक महीने के जो शक्ति खर्च 96 यूनिट खर्च करेगा उसका कितना खर्चा आएगा, 288 रुपये। कितना आएगा, 288 रुपये। अगला क्वेश्चन था, विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर है। अब आपको पता है विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि जो अधिक अभिक्रियाशील धातु होती है वो कम क्रियाशील धातु को हटा देती है। अब आप एग्जाम्पल दे सकते थे, जैसे कि FeSO4 प्लस Cu, Fe प्लस CuSO4, कौन सा Fe प्लस CuSO4। तो अब इसमें क्या होता है, FeSO4 प्लस Cu बन जाता है। यानी आयरन ने किसको विस्थापित कर दिया, कॉपर को। क्यों कर दिया, क्योंकि आयरन अधिक अभिक्रियाशील था जबकि कॉपर कम क्रियाशील था। इसी प्रकार अगर द्विविस्थापन अभिक्रिया की बात करें तो द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, आयनों जो उत्पाद का निर्माण होता है तो उनमें आयनों के बीच क्या होता है, आदान प्रदान होता है। अब इनके भी आप एग्जाम्पल लिख सकते थे, एनसीईआरटी में दे रखे हैं बहुत सारे। अब देखो अब इसके अथवा क्वेश्चन पूछा गया था, ऊष्मा क्षेपी और ऊष्मा शोषी विक्रियाओं का क्या अर्थ है, उदाहरण लिखिए। कुछ नहीं करना था आपको,
ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया यानी जो उत्पाद निर्माण के समय वे यानी वे अभिक्रिया जिन्हें उत्पाद निर्माण के समय ऊर्जा निकलती है ऊष्माक्षेपी कहलाती हैं, और वे अभिक्रिया जिन्हें उत्पाद बनाने के लिए ऊष्मा दी जाती है ऊष्माशोषी कहलाती हैं। अब इनके एग्जाम्पल देने थे, जैसे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाली अभिक्रिया और कैल्शियम कार्बोनेट का विखंडन, ये एग्जाम्पल लिखने थे आपको। अब देखो अगला क्वेश्चन है 21 में पहला है मनुष्य में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है। यह क्वेश्चन आपके जैव प्रकरण चैप्टर से पूछा गया। इस क्वेश्चन का आंसर यानी आपको एक टॉपिक दिया हुआ है एनसीईआरटी के अंदर गैसों का परिवहन, वहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते थे। जैसे कि मान लो कि आपकी गैस आई नासा द्वार के द्वारा, ऑक्सीजन आई आपके कूपिका के पास, कूपिका ने भेज दिया रक्तवाहिका के पास, और रक्तवाहिका कहाँ भेज देती है, रक्तवाहिका में अब हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है तो हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर क्या बना लेती है HbO2 यानी एक्स हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर ऑक्सीजन कहाँ जाती है धमनियों द्वारा ऊतकों तक जाती है। ऊतकों में क्या होता है ग्लूकोज का ऑक्सीकरण, और ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है वहाँ CO2 बनती है, फिर CO2 कहाँ आती है, CO2 कहाँ जाती है रक्तवाहिका में, रक्तवाहिका से वो कहाँ रक्तवाहिका में आ जाती है। अब रक्तवाहिका से CO2 जो रक्तवाहिका से हीमोग्लोबिन ले लेता है, हीमोग्लोबिन कहाँ पहुँचाते हैं कूपिका के पास, और कूपिका कहाँ पहुँचाती है फेफड़े से बाहर निकलवा देती है। ये होता है आपका ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन। दूसरा क्वेश्चन है श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार लाभप्रद है। देखो जलीय जीवों को क्या करना होता है, घुलित ऑक्सीजन का उपयोग करना होता है, जो कि मात्र 1% होती है। कितनी होती है 1%। जबकि अगर स्थलीय जीव यानी जो धरती पर रहते हैं उनकी बात करें तो वहाँ पर जो O2 है यानी ऑक्सीजन की मात्रा 21% है, इसलिए इन्हें अधिक सांस लेने की जरूरत नहीं पड़ती स्थलीय जीवों को। जबकि जो जलीय जीव होते हैं उन्हें बार बार जल्दी जल्दी सांस लेने की ज़रूरत रहती है, और इनके लिए इतना खतरा भी नहीं रहता है जितना जलीय जीवों के लिए रहता है, क्योंकि उन्हें घुलित ऑक्सीजन का उपयोग करना होता है जो कि 1% होती है। जबकि स्थलीय जीव हैं वो आसानी से सांस ले सकते हैं, क्योंकि वायुमंडल के अंदर जो ऑक्सीजन की मात्रा वो 21% होती है। ठीक है, अब देखो सबसे बड़ा डाउट आता है यहाँ पर, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि जैसे 21 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं, ये 21 नंबर क्वेश्चन यहाँ तक है आपका। ठीक है, अब 21 नंबर क्वेश्चन यहाँ तक है, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं कि 21 में यहाँ से आ रहा है पहला, तो पहला तो ये कर दिया, और अथवा का दूसरा आ रहा है तो इसे भी कर दिया। ऐसे नहीं करना है आपको, बोर्ड एग्जाम में आपके सारे के सारे नंबर कट जाएंगे इस क्वेश्चन के, भले ही आप दोनों के आंसर सही लिख के आओ, लेकिन इस क्वेश्चन के आंसर के जो नंबर मिलेंगे आपको वो एक नंबर भी नहीं मिलेगा। क्योंकि इसमें क्या करना होता है, या तो आप इन दोनों को करो, ये दोनों आ रहे हैं तो आपको, और या फिर ऐसा करो ये दोनों नहीं आ रहे हैं तो इनको छोड़ दो, या जो अथवा में दिए हुए इन दोनों क्वेश्चनों को कर लो। ये गलती नहीं करनी है, बहुत बच्चे इस गलती को करते हैं, यह गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि ऐसा करने पर आपके इस क्वेश्चन के नंबर यानी किसी भी क्वेश्चन का आंसर इस तरह से आप लिखते हो तो उसके नंबर नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है, जो क्वेश्चन आ रहा है उसको करो, या तो जो मेन क्वेश्चन है उसके करो, या अथवा के क्वेश्चन आ रहे हैं तो अथवा के करो। ऐसा नहीं करना है कि एक मेन क्वेश्चन का कर दिया और एक अथवा का कर दिया। इस गलती की वजह से आपकी परसेंटेज बोर्ड के अंदर कम रह सकती है, इस बात का विशेषकर ध्यान रखें। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है, ये प्रक्रम कहाँ होता है। सबसे पहले तो पता होनी चाहिए प्रक्रम होता है हमारे क्षुद्रांत्र के अंदर। कहाँ पर होता है, क्षुद्रांत्र के अंदर। कौन करता है, लाइपेज एंजाइम। कौन करता है, लाइपेज एंजाइम करता है। अब बात आती है कैसे होता है। देखो सबसे पहले वसा क्या होता है, डायरेक्ट हमारी रक्तवाहिका में नहीं पहुंच सकता, तो इससे सबसे पहले इसका होता है इमल्सीकरण। क्या होता है, इमल्सीकरण, यानी जो बड़ी बड़ी वसा गुलिकाएं होती हैं वो सबसे पहले टूटती हैं, छोटी वसा गुलिकाओं, फिर वे रक्त में जाती हैं, रक्त के बाद रक्त उन्हें लेके जाता है क्षुद्रांत्र के अंदर। फिर वहाँ पर क्या होता है, लाइपेज एंजाइम है वो क्या करता है, इसका विखंडन करता है। किसमें, वसीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल में। इस प्रकार ये होता है हमारा वसा का पाचन शरीर के अंदर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भोजन के पाचन लार की क्या भूमिका होती है। देखो एक तो भोजन जो हम भोजन करते हैं उसको लार थोड़ा कठोर से मुलायम बनाती है, और जहाँ पर भोजन में स्टार्च वगैरह उपस्थित होते हैं वो टाइलिन एंजाइम या एमिलेस एंजाइम स्टार्च को ग्लूकोज में यहीं तोड़ देता है। ठीक है, 30 से 40% यहीं तोड़ देता है। जो स्टार्च होता है मुंह के अंदर ही, लार में जो स्टार्च होता है वो मुंह के अंदर ही स्टार्च को किसमें तोड़ देता है, ग्लूकोज में, टाइलिन एंजाइम। और इसको जो मुलायम बना देता है, लार मुलायम बना देती है, उसकी वजह से भोजन क्या है, जो क्रमाकुंचन गति के द्वारा आमाशय तक आसानी से पहुंच जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, पादप हार्मोन क्या है। तो ऐसे रासायनिक पदार्थ जो पादपों की वृद्धि विकास के लिए उत्तरदायी होते हैं पादप हार्मोन कहलाते हैं। जैसे कि हम बात करें ऑक्सीजन है, जिब्रेलिन है,
और क्या है आपका साइटोकाइनिन है और एब्सिसिक अम्ल है। अब एब्सिसिक अम्ल को भी, अब एब्सिसिक अम्ल कैसा हार्मोन है, संदमक हार्मोन है, जिसे हम क्या कहते हैं, तनाव हार्मोन कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, किसी सारे के चारों ओर एक प्रतान की वृद्धि में ऑक्सीजन किस प्रकार सहायक है। देखो, और जो ऑक्सीजन है वो पादप के अग्रभाग पर यानी शीर्ष भाग पर स्रावित होता है। अब जिस ओर सूर्य का प्रकाश आता है उधर ज़्यादा स्रावित होता है, तो उस साइड में उस तने की वृद्धि, जो किसी चारे के प्रतान की वृद्धि वो सबसे ज़्यादा होती है, और जिस साइड में प्रकाश कम होता है वहाँ पर जो आपका ऑक्सीजन है वो कम स्रावित होता है। इस प्रकार यह किसी सारे के चारों ओर प्रतान की वृद्धि में सहायक होता है। ठीक है, इसका अगला अथवा का क्वेश्चन है, जब एड्रीनल रुधिर में, एड्रीनल हार्मोन है जो वृक्क किडनी यानी वृक्क के द्वारा स्रावित होता है, रुधिर में स्रावित होते हैं, हमारे शरीर में क्या अनुक्रिया होती है। देखो, एड्रीनलिन हार्मोन है तो ये हमारे इमरजेंसी कंडीशन में काम आता है। जैसे हमारे हृदय की धड़कन है, बीपी है, हमारी क्या हो जाती है, बढ़ जाती हैं। क्या हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं, क्योंकि ये हमारे जब कोई इमरजेंसी कंडीशन आती है जब किडनी के द्वारा स्रावित किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इसी का अथवा का आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है। देखो, कभी कभी क्या होता है, आपने सामान्य तरीके से देखा होगा कि व्यक्ति की जो बीपी वगैरह यानी ब्लड प्रेशर रक्तदाब कम हो जाता है तो उन्हें आयोडीन युक्त नमक खाने की सलाह दी जाती है। वैसे ही आप देख सकते हैं, आयोडीन बनाने के लिए हमें जो थायराइड ग्रंथि होती है उसको, थायराइड ग्रंथि को जो थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है, और जो थायरोक्सिन हार्मोन है वो हमारे शरीर में वसा प्रोटीन के उपापचय के लिए भी आवश्यक होता है, इसलिए आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, हम मानव उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं। देखो, पश्च दृश्य दर्पण का मतलब होता है ड्राइवर सीट की जस्ट ऊपर दर्पण लगा होता है वह होता है। ठीक है, अब इसको हम पश्च दृश्य दर्पण के रूप में जो उत्तल दर्पण है उसे वरीयता क्यों देते हैं, क्योंकि इसका दृश्य क्षेत्रफल अधिक होता है और ये वास्तविक आवाज को छोटा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, सीधा बनाएगा, सॉरी आवाज वास्तविक नहीं बनाए, आवाज और सीधा प्रतिबिंब बनाता है, जिससे कि छोटे से दर्पण के अंदर बहुत सारे बड़े बड़े वाहन हमें दिखाई देते हैं, इसलिए इसको पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता दी जाती है। अगला क्वेश्चन था आपका, किसी लेंस की एक डायोप्टर क्षमता को परिभाषित कीजिए। तो आपको पता है कि अगर किसी कोई लेंस है उसकी फोकस दूरी क्या हो जाए, 1 मीटर। जैसे कि आपको पता है हमारा जो लेंस की क्षमता है उसका सूत्र होता है P बराबर 1/f। ठीक है, एफ क्या है, फोकस दूरी। अगर एफ फोकस दूरी का मान 1 हो जाए तो आपका आंसर जो लेंस की क्षमता है उसका क्या आ जाएगा, 1 डायोप्टर। क्या आ जाएगा, डायोप्टर। तो यानी किसी लेंस की क्षमता, 1 डायोप्टर क्षमता वह होती है जब किसी लेंस की फोकस दूरी कितनी हो, 1 मीटर, तो उस लेंस की क्षमता क्या कहलाएगी, 1 डायोप्टर। ठीक है, फोकस बिंदु, अब फोकस बिंदु कहो या मुख्य फोकस कहो, आप बात एक ही है, यानी मुख्य अक्ष पर स्थित हुआ बिंदु जहाँ पर आपतित या आपतित होने के पहले, आपतित होने के बाद किरणें आकर मिलती हैं, उस बिंदु को क्या कहते हैं, फोकस बिंदु या मुख्य फोकस। ठीक है, अब इसके अथवा के क्वेश्चन क्या थे, निम्नलिखित परिस्थितियों में दर्पण का प्रकार बताइए, अपने उत्तर की कार्ड सहित पुष्टि कीजिए। यानी आपको दर्पण का नाम तो बता नहीं था लेकिन उसके साथ कार्ड ही देना था कि इसका उपयोग क्यों किया जाता है। देखो, जैसे कि किसी कार का अग्रदीप यानी हेडलाइट के रूप में कौन सा उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण। क्यों किया जाता है, कौन सा किया जाता है, अवतल दर्पण। अब अवतल दर्पण क्यों किया जाता है, अब जानते हैं कि किरण आती है और ये किरणों को क्या करेगा, अपसरित, क्या करेगा, अवसरित। ठीक है, अवसरित कर यानी इकट्ठी करता है। दूसरा सौरभट्टी में भी कौन सा किया जाता है, अवतल दर्पण। वही कार्ड है, क्या करता है, अवसरित करता है किरणों को। अगला क्वेश्चन था आपका, उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। तो कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण बनाता है, उत्तल दर्पण। ठीक है, यह था आपका अर्धवार्षिक पेपर जिसका सॉल्यूशन आपको मिल चुका है। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपको तो फ़ायदा होगा ही इस वीडियो से, लेकिन आपके साथियों को भी फ़ायदा हो सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।